गैलेक्सी अरबों तारों का एक विशाल ग्रुप होता है और सिर्फ तारे ही नहीं बल्कि गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स, प्लैनेटरी सिस्टम और धूल के कुछ कण भी मौजूद होते हैं। मतलब गैलेक्सी होती ही इतनी बड़ी है जिसमें सब कुछ समा जाए। और गैलेक्सी में जो कुछ भी समाया होता है वो ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वैसे ग्रेविटी कितनी पावरफुल होती है ना। ज़्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज वहाँ पे पाया जाता है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। ब्लैक होल एक गहरे अंधेरी कुएं जैसा होता है जिसकी ग्रेविटी उसके आसपास आने वाले ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींच लेती है। आप चाहो तो ब्लैक होल को एक ऐसे मॉन्स्टर के रूप में इमेजिन कर सकते हैं जिसे खाते रहना बहुत पसंद होता है। और ऐसे कई सारे मॉन्स्टर होते हैं हमारी गैलेक्सी, और जो सेंटर में होता है वो तो उन मॉन्स्टर का भी बॉस होता है और वही होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। और जैसे हर शहर अपना अलग अलग शेप दिया होता है वैसे गैलेक्सीज भी कई तरह की शेप की होती है, खासकर चार इलेक्ट्रिकल, स्पाइरल, लेंटिकुलर एंड इरेगुलर। और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसका शेप होता है स्पाइरल। इसको हम हिंदी में आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। इसकी खोज गैलीलियो गैलीली ने 1610 में की थी। रात को आसमान में हम जो स्टार्स देखते हैं वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट होता है। अब बात अगर स्टार की जा रही है तो ऐसा कौन सा स्टार होता है जिसको हम दिन में भी देख पाते हैं? सन। करेक्ट। एक ऐसा स्टार जिसको हम दिन में भी देख पाते हैं। सन हमारे अर्थ की तरह सॉलिड नहीं होता है। सन बेसिकली गैसेस से मिलकर बना होता है। सन में दो प्रकार की गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस मौजूद होती है। अब आपको इसके सरफेस पे कुछ येलो ब्राइट डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। These are solar flares। सन के अंदर कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती है जिसमें दो हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं एंड बाय दिस प्रोसेस वो अपने अंदर एनर्जी एंड हीट जनरेट करते हैं। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये है हमारी कंपैरिजन स्लाइड। अब आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा सन होता है वो अदर प्लैनेट से कितना बड़ा होता है। अब आपको पता है कि सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है, बाकी के प्लैनेट्स उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपको सन के सरफेस पे कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। These are सनस्पॉट। सनस्पॉट वहाँ पे क्रिएट होता है जहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और सन स्पॉट की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पे संदेश प्रॉपरली पहुँच नहीं पाते हैं। और सन स्पॉट सन के अदर जगह के टेम्परेचर से ठंडे होते हैं और उनका कलर ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन होता है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने प्लैनेट्स की ओर। तो हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी। ये है मर्क्यूरी। कौन सा प्लैनेट है पता है? मर्क्यूरी। हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट प्लैनेट। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट होने के साथ साथ यह सन का नियरेस्ट प्लैनेट भी है, लेकिन सन के नियरेस्ट होने के बावजूद भी मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं होता है। क्या आपको इसका रीजन पता है ऐसा क्यों होता है? अगर यह सन का नियरेस्ट है तो इसका हॉटेस्ट भी होना चाहिए। करेक्ट, बिकॉज मर्क्यूरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से मर्क्यूरी के सरफेस के टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है। मर्क्यूरी दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। अब आपको इसके सरफेस पे आपको कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे। These are craters। जब कोई एस्टेरॉइड, मेटरॉइड या कॉमेट
इसकी सरफेस से टकराता है तो इन गड्ढों का निर्माण होता है। अब आपको पता है कि मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और ना ही कोई साउंड है, तो ये गड्ढे वर्षों तक ऐसे बने रहते हैं। और अगर मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है तो कौन सा है? वीनस, करेक्ट। वीनस को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। इसको हम इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं बिकॉज यह मॉर्निंग में पूरब की ओर और इवनिंग में पश्चिम की ओर एक चमकते हुए तारे की तरह टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। इसको हम अर्थ का ट्विन कहते हैं बिकॉज शेप एंड साइज में यह लगभग अर्थ के बराबर है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। क्या आपको पता है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वीनस को हॉटेस्ट बनाती हैं? Anyone? वीनस का एटमॉस्फेयर, देखिए वीनस का एटमॉस्फेयर डेंस है और इसके एटमॉस्फेयर में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अब होता ये है सनरेज ग्रीन हाउस इफेक्ट में ट्रैप हो जाती हैं और वीनस हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। हॉटेस्ट होने के साथ साथ एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में अगर आप वीनस पे इसके हीट से एक बार बच भी गए तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कुचल कर रखेगा बिकॉज अर्थ के कंपैरिजन में यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 90 गुना ज़्यादा होता है और यहाँ पर जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर देता है। शायद इसीलिए हम वीनस को अर्थ का डेविल ट्विन कहते हैं। अब बढ़ेंगे अगले प्लैनेट पे, आवर स्वीट होम द अर्थ। हमारी अर्थ ओनली ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर लाइफ प्रेजेंट है बिकॉज सन का टेम्परेचर ना तो बहुत ही ज़्यादा है और ना ही बहुत कम। और यहाँ के एटमॉस्फेयर में एक यूनिक लेयर भी तो पाई जाती है। कौन सी लेयर? ओजोन, जो कि हमारे लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, वो भी तीनों स्टेज में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यहाँ पर सांस लेने के लिए ताज़ा हवा भी तो है। स्पेस से देखने पर हमारी अर्थ एक नीले कंचे की तरह दिखाई देती है, इसीलिए साइंटिस्ट इसको एक निकनेम देते हैं द ब्लू मार्बल, जहाँ पे ब्लू पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं ओशियंस, येलो एंड ग्रीन पैटर्न्स आर सॉलिड लैंड एंड व्हाइट पैटर्न्स आर क्लाउड्स। अब आपको पता है कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और यह अपना एक रोटेशन लगभग 24 आवर में कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से हमें डे एंड नाइट भी देखने को मिलता है। और हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्ट भी है। क्या आपको पता है कितनी डिग्री टिल्ट है? करेक्ट, 23.5। और इसी टिल्ट के कारण हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। अब आपको इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल पे आइस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। दीज आर ग्लेशियर। हमारे अर्थ का नेबर प्लैनेट है मार्स। मार्स को हम इसके निकनेम से भी जानते हैं। इसका निकनेम है रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट। क्या आपको पता है मार्स को हम रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज आयरन ऑक्साइड, मार्स के सरफेस पे आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड को हम आम भाषा में रस्ट या जंग बोलते हैं। जब कभी हम आयरन को वाटर एंड ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो एक सिंपल सी प्रोसेसिंग होती है रस्टिंग। अब साइंटिस्ट का मानना है अगर इसके सरफेस पे आयरन ऑक्साइड पाई जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा या फिर सॉलिड का भी प्रेजेंट हुआ करता होगा। तो हो सकता है कि मार्स पे कभी जीवन भी पाया जाता होगा या फिर जीवन पाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। अब आपको मार्स के सरफेस पे ट्रायंगल शेप में 4 गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से जो बड़ा वाला गड्ढा है वो हमारे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट वोल्केनो है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा ऊंचा है। ओलंपस मॉन्स की ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है और 22 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ ओलंपस मॉन्स हमारे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट वोल्केनो बन जाता है। अब आपको इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल पे आइस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। These are ड्राई आइस।
ड्राई आइस बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यदि इसको हम हीट देंगे तो यह लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्लैनेट पे। अभी तक हम टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे गैसियस प्लैनेट। देखिए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जिसकी सॉलिड सरफेस होती है, जिस पर हम लैंड कर सकते हैं। और गैसियस प्लैनेट जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि वो गैसेस से मिलकर बनता होगा और इसकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं होती है। तो हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट गैसियस प्लैनेट है जुपिटर, हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट। अब आपको जुपिटर पे डिफरेंट लेयर दिखाई दे रही होगी, जो कि कुछ क्लॉक एंड कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। हम वाटर एंड ऑयल को आपस में मिक्स करते हैं, लेकिन वो मिक्स होते नहीं हैं। क्या आपको इसका रीजन पता है, ऐसा क्यों होता है? करेक्ट, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। अब इन गैसेस की डेंसिटी अलग अलग है, इसीलिए ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं और कुछ क्लॉक एंड कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते रहते हैं। अब आपको इसके सरफेस पे एक स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। यह स्पॉट जुपिटर पे आया हुआ एक बड़ा स्टॉर्म है, टोर्नेडो है। और यह तूफान इतना बड़ा है कि हम इस स्पॉट में एक अर्थ फिट कर सकते हैं। तो अगर जुपिटर के इस छोटे से स्पॉट पे हम एक अर्थ फिट कर सकते हैं, तो क्या आप लोग गेस कर सकते हैं पूरे जुपिटर में हम कितनी अर्थ फिट कर सकते हैं? एनीवन? 60 बहुत कम। चल 3D वाला चलो। लगभग 1300 अर्थ। पूरे जुपिटर में हम लगभग 1300 अर्थ फिट कर सकते हैं। निकल सकते ना लोग बैठे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम जुपिटर को सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट देखो ये जुपिटर है, जुपिटर कौन सा अब हम है? बढ़ते हैं अगले प्लैनेट पे, हमारे सोलर सिस्टम का छठा प्लैनेट एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट सेकंड लार्जेस्ट है, देखो सबसे बड़ा है। कुछ मिसिंग है क्या? विंग्स, करेक्ट। देखो इसमें विंग्स आएंगे इसमें। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सैटर्न की रिंग होती है वो उसका खुद का पार्ट नहीं होती, बल्कि वो क्रिएट होती है साइंस पार्टिकल, रॉक पार्टिकल एंड डस्ट पार्टिकल से, जो कि सैटर्न की ग्रेविटी के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाती है और एक रिंग का फॉर्मेशन करती है। और वो रिंग सैटर्न को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती है। सबसे छोटा एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लें, हम सैटर्न को बड़े से पॉइंट पे डुबोएं, तो वो उसमें डूबेगा नहीं बल्कि ट्यूब करेगा, बिकॉज सैटर्न लोवेस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट है। हाँ सन तो है ही। उसकी और डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इतनी ज़्यादा कम, वाटर से भी ज़्यादा कम, इसीलिए सैटर्न उसमें डूबता नहीं है और ट्यूब करता रहता है। नेक्स्ट प्लैनेट है यूरेनस देखो एंड नेपच्यून। नेपच्यून तो लास्ट में। तो यूरेनस एंड नेपच्यून पे चलने से पहले आप लोग अपने साथ कुछ गर्म कपड़े रख लीजिए, क्योंकि यह कोल्डेस्ट प्लैनेट में से एक है। कोल्डेस्ट होने की वजह से हम इसको आइस जंप भी कहते हैं। यहाँ पे बर्फ मिल यूरेनस जाएगी। एंड नेपच्यून का कलर ब्लू होता है, इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन, यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है, जो कि इस प्लैनेट को ब्यूटीफुल ब्लू कलर प्रोवाइड करती है। नहीं एंड सेकंड, यह सन से बहुत ही ज़्यादा दूर होता है और यहाँ पे सनराइज प्रॉपर्ली पहुँच नहीं पाती है और यह बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पे एक ऑकवर्ड फैक्ट है कि यहाँ के सरफेस से रोटन एग की स्मेल आती है, सड़े हुए अंडे की स्टिंकी स्मेल, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर डायमंड रेन होती है, डायमंड की बारिश। सुनने में कितना एक्साइटिंग लगता है ना, डायमंड की बारिश। लेकिन क्या फायदा इसी रेन का जहाँ हम पहुँच ही ना पाए। फिलहाल हम इसके रीजन तक तो पहुँच ही सकते हैं। तो इसका रीजन खत्म होने वाला है, चल रहा है 15 मिनट जो कि इस प्लैनेट को होने वाला है ब्लू खत्म। कलर प्रोवाइड करती है। अब मीथेन में होता है कार्बन और यूरेनस एंड नेपच्यून का स्टीम प्रेशर यूरेनस एंड कार्बन को डायमंड में चेंज कर देते हैं। यूरेनस और है यहाँ सबसे पर ठंडा महीनों तक प्लैनेट है। कौन सा है? डायमंड चलती रहती है। ठंडा। अम्मा आपके फोन में रेडियो नेक्स्ट क्यों दिखा हमारे रहा यहाँ है? की नेचुरल सैटेलाइट इनकी रेज आ रही है ना, वो रेज की मून, देखो मून लास्ट चंदा मामा। चंदा मामा। क्या आपको मून का साइंटिफिक नेम पता है? साइंटिफिक नेम पता है मून का?
चंदा मामा नहीं, 15 मिनट मून का साइंटिफिक नेम होता है लूना। आप चाहो तो इसको लूना एक्लिप्स से रिलेट कर सकते लोना हैं। चंदू मामा। लोना अब आपको मून के चंदू मामा सरफेस पे भी बहुत सारे गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे। इन गड्ढों को भी हम क्रेटर्स कहते हैं। जब कोई मून पे कितने लोग हैं? सुनो सुनो वो इसकी बच्चा सरफेस से टकराता है तो इन गड्ढों का निर्माण होता है। अब आपको पता है कि मून पे कोई साउंड नहीं है, ना ही कोई एटमॉस्फेयर, तो ये गड्ढे वर्षों तक ऐसे बने रहते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं जब तक कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट वापस से इससे न टकराए। शायद इसीलिए आपने सुना होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी के फुटप्रिंट्स आज भी मून पे प्रेजेंट है। वो इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वहाँ पे एयर का कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो निशान मिटाएगा कौन? हम अपने अर्थ से मून का हमेशा एक साइड ब्राइटर एरिया ही देख पाते हैं, डार्कर एरिया कभी नहीं देख पाते हैं। कोई डार्कर एरिया भी देखा है क्या? पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो मून का रोटेशन है और जो अर्थ का रोटेशन है वो लगभग सेम है, 27 डेज एंड 6 आवर। इसीलिए हम हमेशा मून का एक साइड ब्राइटर एरिया ही देख पाते हैं, डार्कर एरिया कभी नहीं देख पाते हैं। हम मून को उसके अलग अलग फेजेस में देखते हैं। इट्स फेजेस ऑफ मून, जिसे हम फुल मून, देखो हाफ मून हाफ मून एंड न्यू मून भी कहते हैं। डार्क मून हम बचपन से मून को देखते हुए आते हैं और बच्चों को तो मून बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, तभी तो बच्चे उनको प्यार से चंदा मामा कह के बुलाते हैं। हम वापस से अपने मून पे आएंगे। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मून्स होते हैं? एनीवन? कौन बता सकता है इसका आंसर? सैटर्न, करेक्ट। कितने मून्स? बहुत सारे। हाँ, सैटर्न के पास लगभग 145 मून्स होते हैं, इसीलिए सैटर्न को हम किंग ऑफ द मून। सैटर्न के पास कितने मून सेकंड नंबर पे कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मून है? जुपिटर, करेक्ट। जुपिटर के पास भी ज़्यादा मून है 80 to 95। 80 to 95 बाप रे ऐसा जुपिटर कौन पे सा प्लैनेट है 95 जिसके मून पास है सबसे बड़ा मून है? ऐसा कौन सा प्लानट जुपिटर, है करेक्ट। और जिसके उस पास बड़े सबसे मून बड़ा का मून नाम है जुपिटर गैनीमेड, करेक्ट। सेकंड लार्जेस्ट मून किसके पास है? सेकेंड सैटर्न। अब इस मून का नाम है टाइटन। टाइटन सबसे ज़्यादा मून है सबसे सैटर्न के छोटा पास मून किसके पास? 145 मून मार्स। मार्स के पास ओनली 2 मून मार्स के होते हैं, पास डिमोस छोटा एंड सा फोबोस, मून है जिसमें से डिमोस सबसे छोटा मून होता है। अप्रैल और सैटर्न के अच्छा, पास सारे जुपिटर प्लैनेट्स पे के पास सबसे मून है होते हैं, लेकिन मरकरी एंड वीनस के पास नहीं होते। क्या आपको इसका रीजन पता है? और सोलर सिस्टम के बाकी के और प्लैनेट्स अर्थ के पास उसको मिलके रोस्ट तो करते ही होंगे। और अर्थ के देखो हमारे पास मून्स और तुम ठहरे गरीब, तुम्हारे पास मून्स ही नहीं है। तो इसका रीजन है कि मरकरी एंड वीनस सन का नियरेस्ट प्लैनेट होता है। अब सन का नियरेस्ट मतलब प्लेटिंग होना। मून के पास चुप चुप अब चुप अगर कोई मून मरकरी एंड वीनस के चारों ओर चक्कर भी लगाएगा तो ये बात सन को पसंद नहीं आएगी और सन की ग्रेविटी उसे अपने अंदर खींच लेगी। शायद इसीलिए मरकरी एंड वीनस के पास मून्स ही नहीं है। मरकरी तो और क्या वीनस है? के पास मून नहीं है हम अपने अर्थ पे रहते हैं तो अपने अर्थ को क्लोजली जानते हैं। हम वापस से अपने अर्थ पे आएंगे। चला जाओ। चलो खत्म हो गया ये है हमारे अर्थ का